हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम के अंदर 101% आएगा। और ये भी है कि हो सकता है आपको ना आता हो। ये टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पुनर्मूल्यांकन खाता है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार के प्रवेश इस चैप्टर में भी करना होता है। साझेदार का रिटायरमेंट में भी ये चैप्टर करना हो, ये टॉपिक करना होता है। और डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु का जो चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में भी आपको पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा खाता है जो आपके हर एक चैप्टर में आपको बनाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, बिना इसे बनाए आप किसी भी चैप्टर का कोई भी खाता नहीं बना पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग अगर आपके स्कूल के अंदर क्लास ली जा रही है तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग इस ही अकाउंट से होती है। यानी कि पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते होंगे। तो गारंटी मेरी है बेटा, अगर आप ये 5 से 10 मिनट तक ये क्लास देख लोगे, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास देख लोगे, तो आपको 101% रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। कैसे बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, उस पर मैं चलता हूं। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूं बेटा, कि अगर आप चाहते हो हमसे लाइव क्लास लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको मैसेज करना होगा। कॉल नहीं करनी बेटा, सिर्फ मैसेज करना होगा। चलिएगा, टाइम को वेस्ट किए बगैर आते हैं इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा भारी टॉपिक पर, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। गारंटी है मेरे इस क्लास लेने के बाद आप कहोगे कि सर ये भारी थोड़ी ना है, तो बहुत आसान था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। हम तो सर एक ही क्लास में रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना सीख गए। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाते हैं। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लेते बेटा, आपकी कंपनी के अंदर कोई एक ए नाम का पार्टनर और बी नाम का पार्टनर, यानी कि दो ए और बी, दो साझेदार हैं। आपकी कंपनी में ए और बी दो साझेदार हैं, और आप एक सी नाम के साझेदार को अपनी कंपनी में और एडमिट करना चाहते हो। ए और बी पहले से काम करते थे, सी नाम के पार्टनर को आप चाहते हो कि भैया ये भी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। तो जब भी एक नया पार्टनर आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, जब भी एक नया पार्टनर आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति होती है, हमारी कंपनी के पास जितने भी दायित्व होते हैं, हम उनकी दोबारा से वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का दोबारा से मूल्य निकालेंगे। और इस दोबारा से मूल्य निकालते समय पर या तो हमें लाभ होगा या हमें क्या होगी, हानि। सुनना ध्यान से, जब भी नया पार्टनर हमारी कंपनी में आता है, उस समय पर हम अपनी संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लायबिलिटी, इनकी दोबारा से वैल्यू निकालते हैं। और दोबारा वैल्यू निकालते समय पर हमें या तो लाभ होगा या हमें हानि होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस खाते में दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो, इंग्लिश में भी नाम बड़ा सिंपल है। री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब कीमत निकालना। हम दोबारा से कीमत निकालते संपत्ति और दायित्व की। उस दोबारा कीमत निकालते समय पर जो भी लाभ हुआ या जो हानि हुई, वो आप इस खाते में दिखा देते हो। और इससे आसान कोई खाता है नहीं, क्योंकि बड़ा सिंपल सिंपल सा इस खाते के अंदर होता है। और इस खाते को बनाने का, इस अकाउंट को बनाने का इतना सिंपल नियम है, इतना सिंपल, इतना लॉजिकल नियम है, आप एक बारी में सीख जाओगे। सर क्या नियम है? तो सुनो बेटा ध्यान से। जब भी हम क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा कि आपकी संपत्ति की वैल्यू इतनी हो गई है, मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, बिल्डिंग की वैल्यू घट गई है, या डेटर्स पर कुछ बैड डेप्ट लग गया, वो सारी चीजें क्वेश्चन में बताई जाएंगी। बस आपको उसे पढ़कर एक बात ध्यान रखनी है कि उस लाइन को पढ़कर आपको क्या लग रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस लाइन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है या इस लाइन की वजह से हमें लॉस हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये लाइन हमें प्रॉफिट दिखा रही है, तो आप उसे कहां पर लिख दोगे, आप उसे लिख दोगे बेटा इधर वाली साइड में, यानी कि क्रेडिट्स वाली साइड में। अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ कहां लिखे जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में। मैं आपको कोई और नियम नहीं बता रहा हूं,
सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं, इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता बताने का। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय पर अगर आपको लाभ हुआ, लाभ कैसे हो वो मैं बताऊंगा बेटा, तो आप उसे क्रेडिट वाले पक्ष में लिखोगे। और अगर आपको हानि हुई, मतलब आपको लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है भैया इस कंडीशन में, तो उसे कहां पर लिख देंगे हम, डेबिट पक्ष में लिख देंगे। बस आपको एक बात पहचाननी है कि आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट वाले में और लॉस हुआ तो डेबिट वाले में। और ये समझ लो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया। कोई तीसरा नियम नहीं है, एसेट घटी बढ़ी कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, एक ही नियम, प्रॉफिट तो क्रेडिट, लॉस तो डेबिट। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हम तो सर ये तो नहीं पहचान पाते, बाकी तो हमें आता है, हम ये नहीं पहचान पाते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। तो बेटा ये प्रॉफिट या लॉस आप कैसे पहचान पाओगे वो मैं बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या, हमेशा आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट दी जाएगी, आर्थिक चिट्ठा दिया जाएगा, और आर्थिक चिट्ठे के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिख दी जाती हैं। आपको एक क्या दी जाएगी बेटा क्वेश्चन में, बैलेंस शीट। मान लो उस बैलेंस शीट में दे रखा है भवन यानी कि बिल्डिंग 1,00,000 रुपए, क्या दे रखा है बेटा, भवन 1,00,000 रुपए का दे रखा है। फर्नीचर, देखो आपको मजा आ जाएगा अभी के अभी, फर्नीचर 20,000 रुपए का दे रखा है। अब जरा देखो एडजस्टमेंट कैसे दे रखी होंगी। आपको रिवैल्यूएशन जो बनाना होता है ना बेटा, आपने जिन बच्चों को हल्का सा आता है, हल्का सा जो क्वेश्चन जिनके स्कूल में थोड़ी सी पढ़ाई हो रही है, उन्हें पता होगा बेटा एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के नीचे कुछ लाइनें लिखी जाती हैं और उसे देखकर हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूं बेटा, एक छोटी सी बैलेंस शीट मिलेगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखी होंगी बेटा। ऐसा लिखा होगा कि भवन का मूल्य बढ़कर 1,20,000 हो गया। क्या लिखा है बेटा, भवन का मूल्य बढ़कर, देखो ध्यान से, भवन का मूल्य बढ़कर 1,20,000 हो गया। अब आप ये देखो ध्यान से, बैलेंस शीट में भवन कितने का था, सर जी 1,00,000 रुपए का। अब नीचे क्या दे रखा है जब इसका रिवैल्यू किया, कि भवन का मूल्य बढ़कर 1,20,000 हो गया। ये 1,00,000 का भवन था, अब ये बढ़कर 1,20,000 हो गया। अब आप खुद बताओ, 1,00,000 वाली चीज बढ़कर अगर 1,20 हो जाए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हर एक बच्चा बता सकता है, भाई जल्दी बताओ, मन मन में बताओ या कमेंट में लिखो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 1,00,000 का प्रॉफिट, सॉरी 1,00,000 का भवन अब 1,20,000 का हो गया। भाई 20 का बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? हाँ जी सर बढ़ा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर जी प्रॉफिट हुआ। 1,00,000 का भवन था, बढ़कर 1,20,000 हो गया कि 20,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट हुआ मैंने क्या बताया, प्रॉफिट कहां पर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बाय वाले साइड में, हिंदी वाले लिख देंगे भवन और इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे बेटा, बाय बिल्डिंग, है ना। इंग्लिश वालों को तो, हिंदी वालों को बाय बाय तो लिखना नहीं होता, डायरेक्ट वो क्या लिख देंगे बेटा, भवन। और कितना बढ़ा सिर्फ उतना लिखना है बेटा, ना तो 1,00,000 लिखना है ना 1,20 लिखना है, जितना प्रॉफिट हुआ। पहले भवन 1,00,000 का था, अब बढ़कर कितने का हो गया भैया, 1,20 का हो गया। अच्छा सर जी ऐसा भी तो लिखा हो सकता था कि भवन का मूल्य बढ़कर 1,50 हो गया, अब क्या करेंगे, इन्हें गाल पर फेंक के मारेंगे भाई। पहले 1,00,000 का, अब 1,50 हो गया, तो 1,50 हुआ, कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, जितना बढ़ा उतना रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय में लिख दोगे। अच्छा सर जी कुछ और आ गया तो? भाई दो ही बातें तो होंगी, या तो भवन का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। चलो जी दूसरी में लाइन लिख कर दिखाता हूं, अभी मैं एक एक लाइन सब समझा दूंगा जो जो पेपर में लिखी हो सकती है। लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है, फर्नीचर का मूल्य 15,000 हो गया, फर्नीचर का मूल्य 15,000 हो गया। देखो ध्यान से, हमारे बैलेंस शीट में क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में हमें क्या दी जाएगी, क्वेश्चन में हमें दी जाएगी, अरे क्वेश्चन में हमें क्या दी जाएगी बेटा, क्वेश्चन में हमें दी जाएगी भैया बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। क्या दिया जाएगा बेटा क्वेश्चन में, मैं तो पूरा बता, चूंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूं, मैं तो शॉर्ट में बता दिया, पूरा पूरा आर्थिक चिट्ठा होगा बेटा क्वेश्चन में। और क्या बोला जाएगा भाई आपसे कि फर्नीचर का मूल्य 15,000 हो गया।
ना बढ़ा ना घटा, 15,000 हो गया। देखो पहले कितने का था फर्नीचर, सर जी पहले था 20,000 रुपए का, अब कितने का हो गया, 15,000 का हो गया। सोचो आपका 20 वाला फर्नीचर घटकर 15 हो गया, आपको क्या लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ? सोचो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर 20 का फर्नीचर 15 हो गया, सर लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कहां दिखाओगे? लॉस हुआ तो कहां पर दिखाओगे? सिंपल सा एक ही रास्ता है, टू फर्नीचर। मैंने बताया था बढ़ने पर क्रेडिट, सॉरी प्रॉफिट हो, बढ़ना घटना नहीं, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट, लॉस होने पर डेबिट। कितना घटा? 20,000 की चीज 15 हो गई तो कितना नुकसान हुआ? 5,000। देखो कितना सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अब तक आपको लग रहा पता नहीं कैसे बनाते हैं रिवैल्यूएशन, बड़ा सिंपल, प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो टू वाली साइड में। अच्छा सर जी हमारे यहाँ तो ये ना लिखा होता बड़ा घटा, ऐसा लिखा होता है। भाई जरूर थोड़ा बड़ा घटा लिखा हो, लाइन जरूर थोड़ी ऐसे आ जाए, लाइन ऐसी भी तो आ सकती है। भवन का मूल्य 10% बढ़ गया, जरूरी थोड़ी ना है एक 20 दे रखा, ऐसा तो लिखा हो सकता है भवन का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अब परसेंट में दे दिया, आप अपनी बुक देखोगे ना बेटा, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो वहां परसेंट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा लिखा हो कि भवन का मूल्य 10% बढ़ गया। अब क्या करें सर जी, अब तो बड़ी परेशानी आ गई। क्या परेशानी आ गई? बढ़ गया ना, एक चीज तो समझ गया, बढ़ा है, फायदा हो रहा है बेटा, भवन बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है तो कहां पर लिखूंगा भाई? मैं यहां पर लिखूंगा, है ना। देखो बेटा मैं तो यहाँ पर बिल्डिंग बार बार इसलिए आ रही है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, या तो एक ही बात लिखी होगी बेटा बिल्डिंग के बारे में, है ना, मैं तो समझा रहा हूँ बेटा, इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर ऐसा लिखा होता भवन का मूल्य 10% बढ़ गया, तो क्या करो भैया, भवन देखो कितने का है क्वेश्चन में, सर 1,00,000 का है, कितने प्रतिशत बढ़ गया? 10%। तो क्या 1,00,000 का 10% नहीं निकाल सकते? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें निकालना आता तो हम यही होते क्या? वही बात सही है, अगर तुम्हें निकालना आता तो तुम मुझसे पढ़ रहे होते क्या? कुछ बच्चे कह रहे सर आता है, चलो अच्छी बात है भाई जिसे आता है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? 1,00,000 रुपए का 10%, मैं यहाँ निकाल कर दिखा रहा हूँ बेटा अलग कलर के पेन से। 1,00,000 रुपए का 10% बढ़ गया है, तो 1,00,000 का 10% निकालोगे तो जितना प्रतिशत बढ़ा उससे गुणा, 100 से भाग, तो कितना आ गया बेटा? ये 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 1,00,000 का जो भवन था वो 10,000 रुपए से बढ़ गया, 10% बढ़ गया, मतलब 10,000 रुपए से बढ़ गया। और जितना बढ़ा उतनी वैल्यू कहां पर लिख दो? यहाँ पर। भाई 10% निकाला वो आपने यहाँ पर लिख दिया, है ना। जरूरी नहीं है कि वो बोल दे कि एक 20 हो गया या एक 10 हो गया, वो ऐसे कह सकता है 10% बढ़ा या 20% बढ़ा, तो जितना बढ़ा उतनी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे, और 101% आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर घटा भी तो लिखा हो सकता है, बिल्कुल, मैं तो आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि पेपर में कैसे कैसे लिखा हो सकता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान है। आप अपने मन से बताओ, क्या आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आसान नहीं लग रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सच बताओ। ऐसा भी तो लिखा हो सकता था सर, कैसा लिखा हो सकता था? फर्नीचर पर 20% मूल्यह्रास लगाओ। फर्नीचर पर 20% मूल्यह्रास लगाओ। मूल्यह्रास को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन लगाओ। अब खुद बताओ, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य का कम हो जाना। अगर फर्नीचर का मूल्य कम हो गया तो बताओ आपको प्रॉफिट लग रहा है कि लॉस लग रहा है? अगर फर्नीचर का मूल्य कम हो गया, आपके अनुसार ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सर बड़ा आसान लग रहा है, फर्नीचर घट गया यानी कि हमें लॉस हो गया, यानी कि हमें लॉस हो गया। फर्नीचर का मूल्य घट गया तो यानी कि बेटा हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस कहां पर दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट वाली साइड में। सर कितना लॉस हुआ? 20%। फर्नीचर कितने का था? 20,000 का, तो 20,000 का 20% हम निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 4,000 रुपए आ गया। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा? कितना लगा? 20%। लिख दो भैया टू वाली साइड में, टू फर्नीचर।
कितना आया था बेटा, 4,000 रुपए, लिख दिया भाई जितना घटा। या चूंकि लॉस हुआ तो हमें टू वाली साइड में लिखना है, और प्रॉफिट हुआ तो हमें बाई वाली साइड में लिखना है। चूंकि हमें लॉस हुआ था हमने टू में लिख दिया, फर्नीचर 4,000 रुपए। बताओ कोई भारी था? सर जी बिल्कुल भारी नहीं था, बड़ा आसान था। ये चार तरह की एडजस्टमेंट सीख गए बेटा। देखो चार चीज सीखे नहीं सीखे, अगर वैल्यू दे रखी है तो कैसे करेंगे, और परसेंट दे रखा तो कैसे करेंगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, और चीजें बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो किस किस तरह से लिखा हो सकता है। मान लो प्रश्न के अंदर हमारे पास दे रखे हैं देनदार। प्रश्न में हमें क्या दे रखे हैं बेटा, प्रश्न में हमें दे रखे हैं कुछ देनदार, 10,000 रुपए मान लेते हैं बेटा। अब नीचे एक प्रश्न दे रखा है, नीचे एक लाइन दी गई कि 5% देनदार पर 5% क्या लगाओ बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाओ। ये लाइन बेटा हर प्रश्न में होगी। देनदार पर, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, देनदार पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान लगाएं। ये लाइन हर क्वेश्चन में होती है बेटा, और ये आपको लगता है पता नहीं कितनी भारी लाइन है कि देनदार पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बनाएं। क्या करें भैया, इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि हमें ऐसा लगता है 5% देनदार हमारा पैसा नहीं देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 5% देनदार हमारा पैसा नहीं देंगे, 5% डेटर से हमें पैसा रिसीव नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो क्या भारी है? देनदार में 5% देनदार ऐसे हैं जिनसे हमें लगता है पैसा हमें प्राप्त नहीं होगा। तो क्या ये भारी है? बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे? जो देनदार क्वेश्चन में दे रखे इंग्लिश में बोलते हैं ना डेटर, डेटर का 5% निकाल दो। कितना है भाई? 500 रुपए आएगा, है ना। 100 से भाग 5 से गुणा, कितना पैसा आ गया? ये 500 रुपए आ गया। देखो लग रहा है कि हमें क्या मीनिंग है इसका, कि देनदार 5% देनदार हमें पैसा नहीं देंगे। तो खुद बताओ आपको प्रॉफिट लग रहा है कि लॉस लग रहा है? देनदार हमें पैसा नहीं देंगे, सीधी सी बात है, हमें क्या हो गया बेटा, यहाँ पर लॉस हो गया। और लॉस कहां पर दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड, सॉरी कहां पर दिखाते हैं? डेबिट वाली साइड में। लिखेंगे क्या? हिंदी वाले वही लिख देंगे, संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान, और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितना आया बेटा? ये 500 रुपए। वो आप यहां पर लिख दोगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान। लिख दिया? हाँ जी सर लिख दिया। सर और क्या आ सकती है? देखो मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की कितनी सारी एडजस्टमेंट बता दी। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, घटी है, परसेंट में दे रखा है, या ये लाइन दे रखी है, तो इसका ऐसा करते हैं। उसके अलावा बेटा एक शब्द होता है लेनदार। मान लो क्वेश्चन बता रखा है कि लेनदार 1,000 रुपए लेनदार को कम देने हैं, या लिखा होगा 1,000 रुपए लेनदार को ज्यादा देने हैं। भाई दो ही तो बातें होंगी, या तो आप लेनदार को बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिटर, या तो आप लेनदार को ज्यादा पेमेंट करोगे, या आप लेनदार को कम पेमेंट करोगे। अब ये मन से सोचना है, अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा कि लेनदार को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो सोचो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लेनदार क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, ज्यादा देने हैं, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा भैया, लॉस हो गया। और अगर लॉस होगा तो कहां पर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? टू क्रेडिटर। और अगर ऐसा लिखा होगा कि 1,000 रुपए लेनदार को कम देने हैं, 1,000 रुपए लेनदार को कम देने हैं, सीधी सी बात है, हमें प्रॉफिट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर, 1,000 रुपए हमें कम देने हैं, तो मैं इस साइड में लिख दूंगा। यानी कि बस सिंपल सा फंडा वही है, प्रॉफिट हुआ
तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो डेबिट में। अब आपको लाइन देखकर पहचानना कि उस लाइन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर आप इतना कर लो, फिर इसका एंड कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एंड कैसे करेंगे। दोनों में जो भी साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे पहले, देख के आपको पता लग जाएगा, या जोड़ लेना बेटा। जैसे इस साइड का टोटल 20, 10, 30 और एक 31,000 रुपए आया। ये मैं रफली बना रहा हूं बेटा। इस ही 31 को आप यहां पर लिखोगे, 31,000 लिखा, सेम अमाउंट को आप इधर लिख दोगे। अब क्या करो, ये वाला अमाउंट जोड़ लो, 5 + 4 9 और एक 10, 10,500। ये जो 31 टोटल आया, इस 31,000 रुपए में से जो टोटल बड़ा आता है वही दोनों तरफ लिखना है बेटा आपको। कोई भी साइड बड़ी आ सकती है, जो बड़ी आएगी वो दोनों तरफ लिखोगे। अब छोटी को जोड़कर इसमें से घटा दोगे, 10,500 आप इसमें से घटा दो, तो बचा रहा 20,500। कितना बचा रहा बेटा, 20,500। इस 20,500 को आप इधर लिख दोगे, और जानते हो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टू प्रॉफिट। ये में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे। इस प्रॉफिट को हम दे देंगे बेटा किसे, जो क्वेश्चन के अंदर पुराने साझेदार दे रखे होंगे और उनका लाभ का अनुपात दे रखा होगा। मान लेते क्वेश्चन बता रखा है ए और बी दो साझेदार थे, उनका लाभ का अनुपात है 3:2। तो इस 20,500 को मैं 3:2, 3/5 और 20,500 को 2/5 इस अनुपात में बांट दूंगा। 5 को लिखा बटे में बेटा, अनुपात मैंने आपको निकालना सिखाया था, जो टोटल होता है ना वो नीचे लिखते हैं, है ना। जैसे 3 अनुपात में दोनों का टोटल और 5 अनुपात में दोनों का टोटल, जो आएगा वो मैं यहां पर लिख दूंगा। और ये मेरा क्या आ गया बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता आ गया बेटा। इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन पेपर में नहीं होता। बाकी मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के, पुनर्निर्माण खाते के कुछ प्रश्न आपको करा दूंगा, ताकि आप, ये तो मैंने रफली सिर्फ सिखाया बनाते कैसे हैं, फिर कुछ 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्निर्माण खाता, सॉरी पुनः मूल्यांकन खाता बनाना सीख जाएंगे। और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हमेशा कहता हूं बेटा आपके एग्जाम में नहीं है। और जो बच्चे हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है बेटा, वो हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। कॉल मैं हमेशा मना करता हूं बेटा। ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर कराऊंगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।